श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि एक ही ग्रह की दशा, अंतर्दशा और एक ही गोचर होने पर एक ही दिन में किसी किसी व्यक्ति को एक शुभ और एक अशुभ घटना देखनी पड़ती है। तो इसका निर्धारण फलादेश करते समय वर्ग कुंडली के आधार पर बड़ी सरलता से किया जा सकता है। एक व्यक्ति की शादी होती है और उसी दिन उसके घर में उसकी माता की या पिता की मृत्यु हो जाती है। एक घटना शुभ होती है जीवन में, एक अशुभ होती है। एक व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति होती है, लेकिन घर में अग्नि आदि के द्वारा कोई हानि भी हो जाती है। एक ही दिन में शुभ और अशुभ दोनों घटनाएं हो जाती हैं। तो इस तरह के विचार का फलादेश किस प्रकार से वर्ग कुंडली के आधार पर किया जा सकता है, उसके बारे में आज की कक्षा में विचार करेंगे। वर्ग कुंडली के फलादेश के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं उनके बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। आज कुछ ऐसे शोधपरक नए सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत करने का विचार करूँगा, जिससे हम सरलता से उन नियमों को लगाकर भी और इनको देखकर भी किसी शुभ या अशुभ घटना के संकेत को देख सकते हैं कि किस वर्ग कुंडली के आधार पर शुभ संकेत मिलेंगे और किस वर्ग कुंडली के लिए अशुभ संकेत मिलेंगे। इसमें गोचर का भी प्रभाव होता है और एक जन्म कुंडली के आधार पर आपको उदाहरण के रूप में बताने का प्रयास करूंगा कि एक ही दिन में प्रधानमंत्री, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी माता की उसी दिन मृत्यु होती है, हत्या की जाती है और उसी दिन उन्हें प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होता है। तो इस तरह उदाहरण के आधार पर भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो फलादेश के सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से वर्ग कुंडलियों पर लागू होते हैं। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि केंद्र और त्रिकोण यानी प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम ये शुभ भाव माने गए हैं। दूसरा और 11वां भाव सामान्यतः मध्यम भाव माने गए हैं, लेकिन इनका आर्थिक रूप से अच्छा प्रभाव या कुछ प्राप्ति के लिए अच्छा प्रभाव देखा जाता है। फिर भी इनको बिल्कुल अच्छी तरह से शुभ भाव नहीं माना गया है, क्योंकि ये मारक भाव और रोग आदि के बारे में थोड़ा सा अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव ये अशुभ भाव माने गए हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु शुभ ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु क्रूर ग्रह की श्रेणी में माने गए हैं। परस्पर विपरीत भाव एक दूसरे के सहयोगी या साथी भाव होते हैं, उनका विचार भी हमें अवश्य ही कर लेना चाहिए। जैसे लग्न भाव का साथी भाव सप्तम और सप्तम का साथी भाव लग्न होता है, इसी प्रकार द्वितीय और द्वादश भाव एक दूसरे के साथी भाव हैं। तीसरे और 11वें का युगल होता है। चतुर्थ और दसम का, नवम और पंचम का, छठे और 8वें भाव का एक दूसरे से संबंध होता है, क्योंकि एक सीधे क्रम में होता है तो एक विपरीत क्रम में होता है। इनमें शुभ ग्रह यदि शुभ भाव में हो किसी भी वर्ग में, तो उस वर्ग संबंधी शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। यदि वह अशुभ भाव में होगा तो उसके फल अवश्य रूप से कमजोर होंगे। लेकिन यदि साथी भाव में कोई ग्रह होगा तो फलों में कुछ शुभता अवश्य होगी। इसी प्रकार से क्रूर ग्रह यदि अशुभ भाव में होगा तो उसके फल कमजोर होंगे। लेकिन यदि साथी भाव में कोई ग्रह विराजमान होगा तो उसके फलों में अशुभता और अधिक बढ़ जाएगी और उसके फल अति खराब दृष्टि में माने जाएंगे। यदि क्रूर ग्रह शुभ भाव में होंगे, अच्छे भाव में होंगे तो फल अपेक्षाकृत अच्छे होंगे। लेकिन यदि साथी भाव में, सहयोगी भाव में कोई ग्रह विराजमान होगा तो शुभ फलों में कुछ ना कुछ कमी अवश्य दृष्टिगोचर होगी। और यह सब संबंधित ग्रह की दशा और अंतर्दशा में जातक को उस वर्ग कुंडली से संबंधित फल की प्राप्ति शुभता या अशुभता के रूप में प्राप्त होती है। राहु और केतु जब इनकी ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है
तो यदि ये केंद्र में अकेले बैठी हों, विशेषकर चौथे और दसम भाव में, तो बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में उस भाव से संबंधित। लेकिन यदि किसी ग्रह के साथ युति में बैठी होंगी और विशेषकर शत्रु ग्रह के साथ बैठी होंगी तो अशुभ फल अवश्य करेंगी जब भी इनकी दशा या अंतर्दशा संबंधित ग्रह की दशा में आएगी। अब देखते हैं बल के आधार पर, क्योंकि ग्रह के बल का निर्धारण भी आवश्यक होता है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो, अपने वर्ग में हो, उच्च के वर्ग में हो, मित्र के वर्ग में हो तो बलवान माना जाता है। शत्रु के वर्ग में हो, शत्रु से दृष्ट हो, नीच वर्ग में हो तो उसे अशुभ माना गया है या कमजोर माना गया है, निर्बल माना गया है। तो शुभ भाव में यदि बलवान ग्रह होगा, केंद्र में त्रिकोण में बलवान ग्रह होगा, स्वराशि का होगा, उच्च राशि का होगा, मित्र राशि का होगा तो उत्तम फल प्रदान करेगा। अशुभ भाव में बलवान ग्रह होगा तो संघर्ष अवश्य कराएगा लेकिन विजय दिलाएगा। निर्बल ग्रह शुभ भाव में होगा, अच्छे भाव में होगा तो फल शुभ होंगे लेकिन कठिनाई के बाद प्राप्ति होगी, कठिन परिश्रम के बाद उनका लाभ मिलेगा। यदि निर्बल ग्रह अशुभ भाव में बैठता है तो संघर्ष अधिक कराएगा लेकिन सफलता बहुत संदिग्ध होती है या बहुत कठिन होती है। शत्रु ग्रह का विशेष ध्यान रखें। शत्रु ग्रह की दृष्टि या युति यदि ग्रह के साथ हो जाती है तो वह शुभ फलों को भी बाधित कर देती है, अशुभता में बदलने की क्षमता रखती है। इसका विचार हम योगी और अवयोगी के क्रम में करेंगे। कोई भी ग्रह विंशोत्तरी क्रम में जो उससे छठवां ग्रह होता है वह उसका परम शत्रु होता है, जैसे सूर्य के लिए शनि, चंद्रमा के लिए बुध। तो इस तरह से इसका विचार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य पहला ग्रह है तो सूर्य से हम छठवां ग्रह गिनेंगे तो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। तो शनि उसके लिए बाधक है, शत्रु है। यदि सूर्य के साथ शनि बैठ जाता है, सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है किसी भी वर्ग कुंडली में, वो तृतीय दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि हो या दसम दृष्टि हो या युति हो, तो वह सूर्य के बलवान होने पर भी, उसके शुभ फल होने पर भी उनके शुभ फलों को बाधित कर देगा। चंद्रमा के लिए शत्रु होता है बुध, क्योंकि चंद्रमा यदि योगी होगा तो बुध अवयोगी होगा, सूर्य यदि योगी होगा तो शनि अवयोगी होगा। यह आपको पहले बताया जा चुका है। तो चंद्रमा के साथ यदि बुध की युति होगी या इनमें दृष्टि संबंध होगा तो चंद्रमा के शुभ फल होने पर भी उनमें कमी स्वाभाविक रूप से आ जाएगी जब भी चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा होगी। उदाहरण के लिए अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की कुंडली पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर जन्म कुंडली के साथ साथ दशमांश और द्वादशांश कुंडली दी गई हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक ही दिन में शुभ घटना के रूप में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होना और अशुभ घटना के रूप में माता की हत्या होना। तो माता पिता का विचार वर्ग कुंडलियों में द्वादशांश से करते हैं और किसी मान सम्मान या पद प्राप्ति या सिंहासन प्राप्ति का प्रभाव या राज्य प्राप्ति का प्रभाव दशमांश से देखा जाता है। तो जिस समय इनकी राहु की दशा में अंतरदशा आई थी गुरु की, तो राहु और गुरु का संबंध देखिए दशमांश में। राहु केंद्र में अकेला है, चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव जनता का होता है और माता का भी होता है, लेकिन यहाँ हम जनता के लिए देखेंगे, जनता के सहयोग के लिए देखेंगे, दसम भाव की प्रगति के लिए देखेंगे। और चतुर्थेश गुरु स्वयं केंद्र में बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण में लग्नेश होकर लगन में बैठा है। तो राहु में जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो इनके लिए वह प्रधानमंत्री का पद प्रदान करने के लिए सामर्थ्यवान होती है। अब उसी राहु और गुरु की स्थिति आप द्वादशांश वर्ग कुंडली में देख लीजिए। राहु अष्टम में है, अशुभ भाव में है। गुरु अपनी मूल त्रिकोण का है, व्ययेश होकर व्यय भाव में है और दोनों की ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। दशा स्वामी और अंतर्दशा स्वामी दोनों ही अशुभ भाव में बैठी हैं, एक दूसरे को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रही हैं और चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रही हैं। तो चतुर्थ भाव संबंधी माता की हानि हुई, लेकिन दशमांश में उनकी स्थिति अच्छी थी तो राज्य की प्राप्ति हुई। बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करने के बाद भी
जब 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उस समय राहु में बुध का अंतर आ जाता है। अब बुध की स्थिति आप स्वयं दशमांश में देख सकते हैं। बुध 6वें भाव में है और अपने परम शत्रु मंगल के साथ बैठा है। राहु तो राजयोग कारक था, राहु की दशा अच्छी थी, लेकिन राहु में जो बुध का अंतर था, बुध 10वें से होकर 7वें से होकर 6वें भाव में आता है और व्ययेश, और जो बुध का परम शत्रु है, बुध के लिए अवयोगी ग्रह बनता है। बुध जब योगी होता है तो मंगल अवयोगी होता है। तो इस तरह से बुध ने उनकी सत्ता को गंवा दिया, फिर दोबारा अपनी सत्ता को हासिल नहीं कर पाए। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ग कुंडली के आधार पर शुभता और अशुभता का प्रभाव देख सकते हैं, किसी भी जातक की दशा और अंतरदशा के आधार पर। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।